हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भूगोल के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और नॉलेजेबल है। लास्ट में 2 प्रश्न पूछे हैं, सभी के लिए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा एशिया महाद्वीप में। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप स्थित हैं या विश्व में कितने महाद्वीप हैं। 7। तो कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इस प्रकार पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। तो ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा, ये यूरोप, और ये हो जाएगा अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, और जो नीचे बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। इस प्रकार पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यह भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, ये सब जानकारी आपको समझना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। तो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा है भूमध्य रेखा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर जो गोलार्ध है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे की ओर यानी दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझना है। और भारत पृथ्वी में या कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी ऊपरी हिस्से में भारत की स्थिति मौजूद है। ये आपको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं, यानी वास्तविक तौर पर खींची गई रेखाएं नहीं होती हैं, बल्कि ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं? यानी ग्लोब पर खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी कल्पना मात्र ये रेखाएं मौजूद हैं और वास्तविक तौर पर ये मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई परस्पर समांतर रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं। यानी देखो, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं हम खींचते हैं या जो मिलती हैं हमें ग्लोब पर, तो उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ग्लोब पर अक्षांशों की कुल संख्या पूछे तो हमारे पास कितनी होती है? 181। प्रश्न आ जाए कि ग्लोब पर अक्षांशों की कुल कितनी रेखाएं होती हैं? तो 181 होती हैं। तो ये प्रश्न कई एग्जामों में ये पूछा भी गया है, तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 181। अगला क्वेश्चन है, भारत देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? अब वो अक्षांश के आधार पर था, ये देशांतर के आधार पर। तो देशांतर के आधार पर भारत है वो पूरी गोलार्ध में स्थित है। तो देशांतर के आधार पर भी पृथ्वी को या ग्लोब को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, और अक्षांशीय आधार पर पृथ्वी को 2 गोलार्धों में, यानी क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। देशांतरीय आधार पर किस प्रकार बांटा गया है और अक्षांशीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो देशांतरीय आधार पर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में बांटा गया है, और अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है। तो ये दोनों गोलार्धों के आधार पर भारत की स्थिति पूछे तो आपको देशांतर के आधार पर पूछे तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और अक्षांशीय आधार पर पूछे तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से आपको समझने का पॉइंट है। आपको प्रश्न पूछे तो प्रश्न को गलत नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से समझ के प्रश्न को करना है। तो इसके बारे में है, देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया है, ये देशांतर होता है, ठीक है। ये पृथ्वी पर वर्त नहीं है, यानी वर्त के रूप में नहीं होती हैं, ठीक है। देखो, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों को देखो मिलाने वाली रेखाएं होती है ना, ये वर्ताकार नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये मिलाने वाली रेखाएं होती हैं देशांतर, ठीक है, आपको समझना है, ठीक है। और ये इनकी संख्या है, पृथ्वी की सतह पर इनकी संख्या 360। ये सभी एक दूसरे से 1 डिग्री की दूरी पर खींची गई हैं, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं 360, अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है?
काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार पूछे तो ये आपको पॉइंट याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अक्षांशीय विस्तार भारत का है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझना है, जानना है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, कई एग्जामों में ये हूबहू प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपको प्रश्न को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार का पॉइंट पूछे तो दक्षिण में कितना आ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट आ जाएगा और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ स्थित है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट तो भारत के दक्षिण में स्थित है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के उत्तरी पॉइंट यानी जहाँ लद्दाख है वहाँ स्थित है। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आ जाएगा। अब भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। दोनों प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से जानना है, समझना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सी एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। तो देशांतरी विस्तार का उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर भारत का देशांतरी विस्तार है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पूर्व की तरफ है तो पूरी देशांतर आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ भ्रमित नहीं होना है। तो भारत है ना देशांतरी आधार पर पूर्व की तरफ स्थित है, तो पूरी देशांतर जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। तो यहाँ का पॉइंट देखो गुजरात है, गुजरात के पास पॉइंट आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। और देखो यहाँ अरुणाचल प्रदेश आ गया तो अरुणाचल प्रदेश का पॉइंट आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो इसका आंसर आ जाएगा 7वां। ठीक है, 7वां बड़ा देश है विश्व में, क्षेत्रफल के आधार पर भारत है विश्व में 7वां बड़ा देश है। तो भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं वो हम इसी प्रश्न के नीचे डिस्कस करेंगे। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, यह आपको अच्छे तरीके से जानना है, यानी 7वां बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। ठीक है, तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। कौन कौन से हैं तो उनमें आ जाएगा कौन कौन से देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं। ठीक है, तो भारत 7वां नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो आपको प्रश्न पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो रूस आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर चीन आ जाएगा, चौथे नंबर पर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें पर आ जाएगा ब्राज़ील और 6वें पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आ जाएगा हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, 7वें नंबर पर भारत आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश हैं। ठीक है, जिनके पास भूभाग सर्वाधिक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, गलत नहीं करना है। तो आपको ये क्षेत्रफल वाले देश याद करना है, क्योंकि कई बार आरोही क्रम पूछ लेता है, आरोही क्रम पूछ लेता है, तो आपको ये 7 बड़े देश याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो ये रशिया है, रूस है पहले नंबर पे। ठीक है, तो पहला नंबर है रूस का। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला नंबर रूस का, दूसरा आ जाएगा ये कनाडा है यहाँ पे। ठीक है, तो कनाडा बाद में ये चाइना आ जाएगा, चीन आ जाएगा, फिर उत्तरी अमेरिका यानी अमेरिका आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर आ जाएगा क्या ब्राज़ील, ब्राज़ील बाद में आ जाएगा क्या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सभी 7 बड़े देश मैंने इस मानचित्र में ग्लोब में बता दिए हैं, तो आपको अच्छी तरीके से जानना है, समझना है। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो कितने वर्ग किलोमीटर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न मैंने बहुत ही कठिन मेहनत के
करके बनाए हैं। तो आपको ये मेरे प्रश्न अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 2.42%। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा रखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है? यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी किलोमीटर की लंबाई है? तो 3214 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, उत्तर से लेके दक्षिण तक इतना विस्तार है। यानी कितना विस्तार है? 3214 किलोमीटर का लंबाई का विस्तार है। ठीक है, ये देखो, ये उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई है भारत की, कितनी आ जाएगी? 3214 किलोमीटर। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत सी एग्जामों में ये पूछा भी गया है। तो भारत की उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? यानी पश्चिम तक, तो कितना आ जाएगा? 2933 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी पूर्व से लेके, देखो गुजरात से यहाँ से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, और कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। तो इसका विस्तार है, कितनी लंबाई है इसकी? तो इसकी लंबाई आ जाएगी कितनी? 2933 किलोमीटर। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखो, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी आ जाएगी? 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर है? स्थल सीमा की बात करें, यानी भूमि बंध, तो स्थल सीमा की लंबाई हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। तो कहाँ से शुरू होती है? तो स्थल की सीमा की लंबाई मतलब समुद्री तटीय लंबाई को छोड़कर जो देशों के साथ सीमा बनाती है, जैसे यहाँ से शुरू होता है गुजरात से। देखो, मैंने ब्लैक पेन से अंकित कर रहा हूँ मैं, तो ये देखो, ये स्थलीय सीमा है हमारी भारत की। ठीक है, तो ये सीमा है, ये गुजरात से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? देखो, ये अरुणाचल प्रदेश आ गया, ये छोटे राज्य मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये त्रिपुरा तक आता है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से जानना है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछे तो कितनी आ जाएगी? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तटीय भाग की, कुल तटीय भाग की लंबाई पूछ रहा है तो लक्षद्वीप भी आ जाएगा। ठीक है, हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य आ जाएंगे। तो 7,516.6 किलोमीटर कुल तटीय भाग की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, कुल तटीय भाग में हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इन सभी द्वीपों की लंबाई, साथ में राज्यों की लंबाई जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, तो 7516 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। कुल तटीय भाग की लंबाई पूछ रहा है, तो कुल तटीय भाग की लंबाई हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। देखो, ये मैंने पेन से अंकित किया है, और साथ में देखो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा, इसकी भी लंबाई ही हमने जोड़ रखी है। ये लक्षद्वीप आ गए, इन द्वीपों की भी लंबाई भारत की इस तटीय भाग की लंबाई में जोड़ के कितना आ जाएगा? 7,516 किलोमीटर हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो आपको कुल तटीय भाग की लंबाई पूछे तो 7,516.6 किलोमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग यानी प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कितने किलोमीटर है? देखो, पिछले वाले प्रश्न में इस प्रश्न में अंतर है। ठीक है, इसमें केवल प्रायद्वीपीय भारत यानी तटीय राज्यों की बात की है, न कि सभी द्वीपों की भी बात। ठीक है, तो तटीय भारत की लंबाई आ जाएगी इसमें 6,100। ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें राज्यों को ही काउंट किया गया है, न कि द्वीपों को। ठीक है, द्वीपों की लंबाई को, तटीय लंबाई को छोड़कर, ठीक है, ये गुजरात से शुरू होकर यहाँ तक आ जाएगा पश्चिम बंगाल तक। तो ये तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखो, ये हमने काउंट नहीं किया है। अगर इनको काउंट करते हैं तो भारत की कुल तटीय लंबाई हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि से पूछे तटीय भाग की लंबाई तो 6100 किलोमीटर है, और भारत के कुल तटीय पूछे तो 7,516 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी किलोमीटर है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी किलोमीटर है? यानी भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण में स्थित है, और वहाँ से लेकर भारत की लंबाई पूछ रहा है भारत तक। ठीक है, तो वो हो जाएगी 876 किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी किलोमीटर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 876 किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? तो उत्तरतम बिंदु यानी सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा कोल कहलाता है। तो आपको मैं प्रश्न पूछूं कि इंदिरा कोल कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आपका जवाब आना चाहिए कौन सा? लद्दाख। ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर और दूसरा हो जाएगा लद्दाख। तो इंदिरा कोल भारत का उत्तरतम बिंदु है, वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अच्छा प्रश्न है, आपको प्रश्न कैसे भी घुमा के दे सकता है, तो आपको गलत नहीं करना है। इंदिरा कोल काराकोरम पर्वतमाला की सियाचिन मुजतांग उपश्रेणी के इंदिरा घटक में स्थित है, घटक में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, काराकोरम पर्वत श्रेणियों में स्थित है इंदिरा कोल। ठीक है। तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में इंदिरा कोल पॉइंट स्थित है। ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ के प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न की लैंग्वेज के अनुसार उत्तर देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। तो कितना आ जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट आ जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। यानी उत्तरतम अक्षांश पूछ रहा है तो उत्तरतम अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, तो इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट दोनों ही इसी के नाम हैं। ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट भी आ जाएगा, पिगमिलियन, दोनों सही है। ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है। तो आपको पूछ सकता है। ठीक है। तो भारत दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। तो कितना आ जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट आ जाएगा। ठीक है। ये दक्षिणतम बिंदु है जहां पर भारत का अक्षांश स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है? तो इसका आ जाएगा गौरमाता और सर क्रीक, दोनों ही पश्चिमतम बिंदु का नाम है। ठीक है। ये भी आपको अच्छी तरीके से जानना है। तो ये पश्चिमतम बिंदु कौन से राज्य में है? गुजरात में है। ये भी आपको अच्छी तरीके से समझना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमतम बिंदु कितने डिग्री पूरी देशांतर में स्थित है? तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो पश्चिमतम बिंदु का पूरी देशांतर पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? तो भारत के पूर्वी बिंदु का यानी पूर्व में जो बिंदु है उसका नाम है किबिथु। किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको याद करना है चारों पॉइंटों को। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी बिंदु कितने डिग्री पूरी देशांतर में स्थित है? तो कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो आपको जानना है, समझना है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ठीक है। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। यानी भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये प्रश्न भी आ गया। देखो, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो कौन कौन से राज्य हैं? देखो, मैंने मानचित्र में दर्शाया। अच्छी तरीके से आपको समझना है, जानना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। देखो, यह गुजरात आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया है, पश्चिम बंगाल आ गया, त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया। ठीक है। तो ये मानचित्र के माध्यम से मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। नीचे है कि गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये देखो, मैंने सभी अच्छी तरीके से मानचित्र के में दर्शाया भी है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत सी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो आ जाएगा अगरतला, जो त्रिपुरा की राजधानी है। तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी पूछे तो अगरतला आ जाएगा, जो त्रिपुरा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल कितने घंटे का है? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 घंटे का। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और गुजरात के मध्य समय अंतराल 2 घंटे का। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? 82.5 डिग्री पूरी देशांतर। इसका सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब। यानी भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? 82.5 डिग्री पूरी देशांतर। ठीक है। IST के नाम से जानते हैं। ठीक है। 82.5 डिग्री
पूरी देशांतर। और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है ये भी आपको अच्छी तरीके से जानना। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रयागराज के निकट नैनी यानी मिर्ज़ापुर से। तो फ्रेंड्स, इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है, पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो प्रयागराज के निकट नैनी यानी मिर्ज़ापुर से भारत का मानक समय रेखा गुजरती है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5 राज्यों से, यानी 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से गुजरती है? तो एक राज्य तो आ जाएगा सही और बाकी गलत आ जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। देखो ये मानचित्र में मैंने रेड डॉट से दर्शाया है। तो 5 राज्यों से भारत का मानक समय रेखा गुजरती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय यानी ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत से एग्जामों में ये पूछा भी गया है। तो कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। IST यह तो इंडिया का समय मानक रेखा है, GMT ये विश्व में है, ठीक है। तो 5.5 घंटे भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से आगे है, 5.5 घंटे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत से एग्जामों में रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको अच्छी तरीके से समझना है, यानी IST GMT। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? अच्छा प्रश्न है, तो कहाँ काटती है? ए ऑप्शन आ जाएगा, सूरजपुर, जो कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। देखो, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को सूरजपुर में काटती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान भारत के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 10.4% क्षेत्र पर फैला हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न है। और राजस्थान का क्षेत्रफल पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, तो ये आ जाएगा लद्दाख, यानी 2019 से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है, ठीक है। इसकी राजधानी लेह और कारगिल। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? लक्षद्वीप आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो आ जाएगा राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा कौन सा? लद्दाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप आ जाएगा। ये जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझना है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्टेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। इनकी ओर चलते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो किस द्वीप का अंग था? ये था जम्बो द्वीप का। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी जम्बो द्वीप। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो आपको पता होना चाहिए, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, ठीक है। 8 UT हैं। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो मैंने बताया कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। तो 8 कौन कौन से हैं वो हम नीचे सारणी में देखेंगे कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़, ठीक है। फिर आ जाएगा दादर, नगर हवेली और दमन दीव, इनकी राजधानी आ जाएगी दमन। दिल्ली आ जाएगा। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी आ जाएगी लेह और कारगिल। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू पुदुचेरी। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में भारत में, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से जानना है, समझना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? तो समुद्र तट से कौन कौन से राज्य? यानी 9 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। 9 राज्य है जो समुद्र के साथ
तट लगता है, समुद्री सीमा लगती है। ठीक है, तो गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो ये कुल मिला के कितने राज्य हो जाएंगे? 9 राज्य हो जाएंगे। तो गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट से लगती है? अच्छा प्रश्न है। तो कितना आ जाएगा? 4 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से हैं वो हम अभी बताएंगे कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र सीमा यानी समुद्र के साथ सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? पुदुचेरी आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के साथ तट लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है। ठीक है, कितनी है? तो इसकी है 1214.7 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी पूछे तो कौन सी आ जाएगी? गोवा की आ जाएगी। ठीक है, और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा ही है। तो इसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। ठीक है, तो कोंकण तट यह है गोवा राज्य के आसपास का क्षेत्र है। आसपास का यानी गोवा के आसपास का तट है वो कोंकण तट कहलाता है। तो ये समुद्री तट है, पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग है। कौन सा? कोंकण तट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है? अच्छा प्रश्न है। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, और कितनी सीमा लगती है? ये बांग्लादेश की राजधानी पता होना चाहिए, ढाका और मुद्रा टक्का। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ कितनी है? तो कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। भारत की सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है? तो अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। कितनी है? 106 किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। यानी पीओके क्षेत्र के साथ भारत की सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ 160 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो वो है कन्याकुमारी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी कन्याकुमारी पर तीनों मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो कितना भाग है ये आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 11% भूभाग पर्वतीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यानी पहाड़ी कितना प्रतिशत है? 18%। यानी भारत के कुल भूभाग का पहाड़ी क्षेत्र 18% और पर्वतीय भाग 11% आ जाएगा। ठीक है, और पठारी भाग की बात करें तो पठारी भाग आ जाएगा कितना? 28%। और मैदानी भाग की बात करें तो मैदानी भाग कितना आ जाएगा? 43 यानी 43%। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूरी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो पूरी समुद्री तट को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पूरी और पश्चिमी घाट ये दोनों के नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पूरी घाट का कोरोमंडल तट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आ जाएगा चीन। यह आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कॉन्टैक्ट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैंने मेहनत करके ये आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आ जाएगा चीन। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर हमारा ही देश है, यानी भारत। यानी जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर भारत है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल आ जाएगा दक्षिणी एशिया का, जो भारत में स्थित है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में थार का मरुस्थल स्थित है। तो ये देखो इसके बारे में,
ये राजस्थान में थार के मरुस्थल का 85% भाग भारत में, जबकि 15% भाग पाकिस्तान में आता है। ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल क्या है? शीत मरुस्थल की बात हो रही है तो यहाँ आ जाएगा लद्दाख। सी ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। यानी शीत मरुस्थल के बारे में, शीत मरुस्थल वह होता है जो शीत जगहों पर पाया जाता है। यहाँ गर्म मरुस्थल से एकदम अलग प्रकृति होती है। लद्दाख, अंटार्कटिका यह शीत मरुस्थल के कुछ उदाहरण हैं। गर्म मरुस्थल की तरह यहाँ भी जीवन का कुछ नामो निशान नहीं होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? अच्छा प्रश्न है, त्रिवेंद्रम केरल में। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले कौन सा सागर था? तो इसका आंसर आ जाएगा टेथिस सागर। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। टेथिस सागर मौजूद है, वहाँ पर आज हिमालय पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप कौन से भूखंड का भाग है? तो कौन से भूखंड का भाग है? तो ये है गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी भारतीय उपमहाद्वीप कौन से भूखंड का भाग है? तो ये सही जवाब गोंडवाना लैंड का भूखंड है। ये काफ़ी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? अच्छा प्रश्न है। तो प्राचीनतम की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी भारत की भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है वो ये प्रायद्वीपीय पठार। यह एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पहाड़ियों, दक्षिण में इलायची यानी कोडरमम पहाड़ियों तथा उत्तर पूर्व में शिलांग एवं कार्बोलोंग पठार तक है। ठीक है। तो इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर है। यह गोंडवाना लैंड के टूटने एवं उसकी दिशा में प्रवाह के कारण बना था। यानी उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण यह गोंडवाना लैंड बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पश्चिमी समुद्री तट दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो यह मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यानी पश्चिमी समुद्री तट जो दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर आ जाएगा पंबन चैनल। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्कन पास है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच दक्कन पास स्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यह है गुजरात के तट पर है। ठीक है। दीव एक द्वीप है जो गुजरात के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो कौन करता है? मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो परवाल से हुई है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। परवाल से लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। नुमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो नुमोर द्वीप है ये कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है नुमोर द्वीप। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप है अरब सागर में। सी ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो द्वीपों की संख्या आ जाएगी 36। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी दर बनाया गया द्वीप है? तो यह है कावेरी नदी पर। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत और बांग्लादेश के मध्य भी है, उसका भी नाम क्या है? रेड क्लिफ ही है। ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से जानना है देशों के साथ कौन से देश के साथ कौन सी सीमा है और क्या नाम है। तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है?
तो मैकमोहन रेखा आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये काफ़ी एग्जामों में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। तो भारत और अफगानिस्तान या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का रेखा का क्या नाम था? तो यह है डुरोंड रेखा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान बोल दो, चाहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान बोल दो, तो डुरोंड रेखा आ जाएगा इसका सही जवाब, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मालदीव व मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? अच्छा प्रश्न है। तो ये अलग करने वाले चैनलों को भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। यहाँ से पक्का प्रश्न पूछता है तो इसका आंसर आ जाएगा 8 डिग्री चैनल। मालदीव व मिनिकॉय द्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो क्या आ जाएगा इसका? डी ऑप्शन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवरत्ती द्वीप, लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो कौन सा चैनल 9 डिग्री चैनल अलग करता है? ठीक है, यानी कवरत्ती और मिनिकॉय को। सियाचिन क्या है? तो सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो आ जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ टच करती है? तो उत्तर प्रदेश। कौन कौन से राज्य से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 8 राज्यों और एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, और एकमात्र देश के साथ भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो नेपाल। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? पाक जलड मरु मध्य के मध्य। ठीक है, राम सेतु है पाक जलड मरु मध्य। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है, यानी दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको अरुणाचल प्रदेश से पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ये प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं, पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इसका सही स्थिति आ जाएगी भारत की उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छी तरीके से समझना है, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नुमूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? अच्छा प्रश्न है। तो किन देशों के? भारत और बांग्लादेश के मध्य। नुमूर द्वीप है ना, वो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? अच्छा प्रश्न है। तो प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूर है? 12 मील दूर है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, तो वो है अक्साई चीन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, जो लद्दाख से काफ़ी सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अक्साई चीन आ जाएगा जो लद्दाख से सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र श्रीलंकन क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो कितना आ जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा 100 यानी 200 मील। 200 मील आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सियाचिन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन को। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो ये सभी ही इंदिरा पॉइंट के नाम हैं। लाहचिंग, पैगमिलियन और पार्सन पॉइंट, ये सभी ही इंदिरा पॉइंट के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित जो 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो ये है बेरन और नारकोंडम। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, बेरन और नारकोंडम। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है?
तो कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये सभी पर्सन मैंने करवा दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, ये सभी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना है। और आपके लिए 2 टेस्ट लिए हैं, तो दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ठीक है, तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मेरा ये कॉन्टैक्ट कैसा लगा आपको बताना है, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।